तो शुरू करते हैं। आज 25 क्वेश्चन करेंगे और हम लोग इस बायोलॉजी को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज जंतु ऊतक एवं कार्यकी को कवर कर रहे हैं। मेरा नाम है दीपक और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक है। तो देखिए मधुसूदनी इंसुलिन, जिसे हम लोग हनीकॉम्ब इंसुलिन भी कहते हैं, यह क्या है? यह एक पेप्टाइड है। देखिए इसको समझिए पहले। मधुसूदनी इंसुलिन से संबंधित आपको बता दें कि इस हनीकॉम्ब इंसुलिन का स्रावन जो है वह अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास के इंडोक्रिन यानी कि अंतःस्रावी भाग के लैंगर हैंस में होता है। और ये जो मधुसूदनी इंसुलिन है यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रण करता है। इसका एक और काम है रासायनिक संरचना कंपोजिशन की बात करें तो यह 51 यानी कि कुल 51 अमीनो एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, 51 अमीनो एसिड से यह बनता है। कौन? हनीकॉम्ब इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव के श्वेत रुधिर कोशिकाओं कनिकाओं यानी कि WBC का व्यास कितना होता है? तो देखिए मानव के जो WBC का व्यास जो होता है वो होता है 0.007 मिलीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा 4 ऑप्शन क्लोज ऑप्शन मिलेगा और गलती हो जाता है, तो याद रखिएगा 0.007 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बारे में एक बात और बता दूं कि हमारे शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिक्रिया प्रणाली की कोशिकाएं होती है। क्या? ये WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन एवं साम्य तथा पेशी टोन को संधारित करता है? तो मनुष्य का कौन सा जो पार्ट है वह सूक्ष्म चलन को नियंत्रित करना या शरीर में संतुलन, साम्य और पेशी टोन को संधारित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जो हमारे शरीर में जो मस्तिष्क पाया जाता है, हमारा मस्तिष्क, वो कुल उसको डिवाइड करते हैं हम लोग 3 पार्ट में। इसका जो पहला पार्ट होता है संरचना की दृष्टि से, तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। और तीसरा पार्ट जो होता है उसे हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं यानी कि हिंड ब्रेन कहते हैं। तो मस्तिष्क को कुल हम लोग क्या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क की बात करें तो सेरेब्रम और डायंसेफेलोन जो है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। वहीं मेडुला, पोन्स और सेरेबेलम पश्च मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन का हिस्सा होता है। और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मिलकर ब्रेन स्टेम यानी कि मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करते हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के जैविक क्रियाओं और अवेयरनेस को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अनु मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वह है मानव रुधिर में पाए जाने वाला पदार्थ। आपको बता दें हीमोग्लोबिन जो है हमारी रक्त कोशिकाओं में मौजूद लौह युक्त प्रोटीन होती है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को संतुलित करता है। इसका मेन काम है फेफड़ों से ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाना, और यह कोशिकाओं से CO2 वापस फेफड़ों तक भी पहुंचाने का काम करता है। आपको बता दें इसकी पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में 14 से 17 ग्राम पर 100 ml जो है वो आइडियल माना जाता है, उपस्थित होना चाहिए हेमोग्लोबिन। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 14 से 20 ग्राम प्रति 100 ml आइडियल माना जाता है, यानी कि इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या था? ऑप्शन सी, मानव रुधिर में पाए जाने वाला ये पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, तो अल्फा कैरोटीन जो है वह प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। तो बहुत से फ्रूट्स में देखा होगा आपने, जो कलर होता है ना, बहुत से कलरफुल फ्रूट जो होता है उसमें भी अल्फा कैरोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो यह त्वचा में उपस्थित एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला भाग एंजाइम कौन है? तो देखिए रुधिर का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला भाग है आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन भाग लेता है रुधिर का थक्का बनाने के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि RBCs का रंग कैसा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड
सेल्स जो होते हैं उसका रंग होता है हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन पता है यह आयरन होता है, आयरन रिच होता है, ठीक है। और इसके कारण जो है वो लाल ब्लड, रेड ब्लड सेल्स जो कणिकाएँ जो होती है, कॉर्पोसेल्स जो होती हैं, उनका कलर जो होता है रेड होता है, ठीक है। और हम हेमोग्लोबिन जो क्या होता है वो आयरन रिच होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन के कारण आरबीसी इसका रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से, तो आसंजित श्लेष्मास को हम लोग सबसे पहले इसको समझिए, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है हिंदी। इसे हम लोग कहते हैं फिजर्ड म्यूकोसा। क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, फिजर्ड म्यूकोसा, MUCOSA, म्यूकोसा कहते हैं इसे। किसे, आसंजित श्लेष माभ को। यह क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक देता है। तो अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है, तो देखिए अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। तो श्लेष्मिका यानी कि म्यूकोसा जो है, इस पे किसका प्रभाव पड़ेगा, इस पे पेप्सिन का प्रभाव पड़ता है जब अमाशय को ये फिजर्ड म्यूकोसा अंदर से पूरे इसके आवरण को ढक लेता है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रुधिर चाप यानी कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक व डायलोस्टिक होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रुधिर चाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mm/80 mm, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ऊपर का जो है 120 और 80, इसे सिस्टोलिक इसे कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, हिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक की बात करें तो सिस्टोलिक किसके लिए मेज़रमेंट किया जाता है, ये 120, ये मेज़रमेंट होता है कि जब हमारा हार्ट जो है स्क्वीज यानी कि सिकुड़ता है और सिकुड़ने के बाद वापस से ब्लड छोड़ता है पूरा शरीर के लिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। वहीं हिस्टोलिक की बात करें तो दो हार्ट बीट के बीच में जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को क्या कहते हैं, ये हिस्टोलिक कहते हैं। तो सिस्टोलिक व हिस्टोलिक एक आइडियल 120 mm व 80 mm होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क मानव में होता है। तो वयस्क मानव में कुल कितना हड्डी होता है, कुल 6 हड्डी होते हैं, ठीक है, कुल 6 हड्डी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो यकृत का कार्य किसकी उत्पत्ति है, तो यकृत जो है वह यूरिया की उत्पत्ति करता है। क्या करता है, यूरिया की उत्पत्ति। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सुमेलित करना है, 4 दिख रहा है ये, उरोस्थी, जत्रुक, जानुफलक, स्कंधस फलक, यहाँ आपका दूसरा सूची है। तो देखिए उरोस्थी जो है उसका सही मैच करेगा आपका स्टर्नम। उरोस्थी को स्टर्नम भी कहते हैं और स्टर्नम ये छाती के बीच में पाए जाने वाला हड्डी है। हम लोग छाती को टच करते हैं एकदम बीच में, जो स्ट्रेट लाइन की तरह नीचे तक जो जाती है नाभि की ओर, जो छाती के ऐसे 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 छाती और ये बीच में जो लाइन जाती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। तो उरोस्थी जो है वो स्टर्नम से मैच करेगा, इसे स्टर्नम भी इस उरोस्थी को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो जत्रुक है, जत्रुक जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लेविकल भी कहते हैं। अब क्लेविकल क्या होता है, ये गर्दन के ठीक नीचे, ये अगर शरीर है तो ये गर्दन के ठीक नीचे यहाँ पे जो हड्डी पाई जाती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं, ठीक है। तो क्लेविकल जो है, जत्रुक को क्लेविकल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है कि जानुफलक, ठीक है, जानुफलक, जानुफलक को हम लोग पैटेला भी कहते हैं। अब ये पैटेला क्या होता है, पैटेला मैं बता दूं कि हम लोग का जो घुटना होता है, तो घुटना जो घुटने में जो जॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है, घुटने में जो जॉइंट यहाँ पे होता है उसको ढकने के लिए, ढकने जैसा आप छू के देखिएगा तो एक ढकने जैसा कुछ है, ठीक है, जोड़ भी रहा है और वो ढकता भी हमारे घुटने के दोनों को, ऊपर और नीचे वाले पार्ट को। तो इसी कैप, नी कैप इसे कहते हैं। तो इसी नी कैप को हम लोग पैटेला भी कहते हैं। और बात करते हैं कि स्कंधस फलक की, तो स्कंधस फलक यह इसे कहते हैं किसे, यह कहते हैं स्कैपुला को। तो स्कैपुला को क्या होता है, यह शोल्डर बोन होता है। हमारा शोल्डर का बोन जो है, देख रहे हैं आप, छू के फील कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो स्थित होता है शोल्डर बोन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी परफेक्ट मैच कर रहा है। ए के साथ 4, बी के साथ 1, सी के साथ 2 और डी के साथ 3, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। तो परिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन
तो इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? यह होता है कशेरुकु रज्जु में, ठीक है। कशेरुक रज्जु में होता है इसका क्या? परिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है नियंत्रण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम कौन सी नहीं है? या गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है, या गैस्ट्रिन गैस रिलीज करती है, ठीक है। बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन जो है वो पाचन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो देखिए सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपिज होती है। ये कान में आप छू के फील कर सकते हैं, कान में जो होती है हड्डी यही स्टेपिज है, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब वृक्क यानी कि किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो आपको पता है किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो रुधिर में नाइट्रोजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है, क्योंकि किडनी यूरिया अपशिष्ट पदार्थों सबको रिफाइन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ठीक है, तो लिम्फ जो है वो कहाँ पे बनती है? यह बनती है दीर्घस्थि में। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा, दीर्घस्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी होगा रुधिर में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करना। ये गुर्दे का कार्य नहीं है। गुर्दे का कार्य रुधिर में जल की मात्रा नियंत्रण करना, ये सही है। यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी सही है। और कई हार्मोन का स्रावन करना, ये भी सही है। लेकिन शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करना ये गुर्दे का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो देखिए जो हेमोग्लोबिन के साथ मिलके कनेक्टिव टिश्यू में हेमोग्लोबिन के साथ मिलके कौन सा इनमें से जो है वो अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। वापस वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, यानी कि एक बार जो कंपाउंड बन गया वो दोबारा टूटेगा नहीं। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके साथ मिलके एक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है, कौन? हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेने के लिए मना किया जाता है, वो हमारे हेमोग्लोबिन से मिलके एक बहुत ही जहरीला कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनेक्टिव टिश्यूज में निम्नलिखित संरचनाओं अथवा कोशिकाओं में से कौन सा एक उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस की द्विपिकाएँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्विपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है अग्नाशय में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में। देखिए लैंगरहैंस की द्विपिकाएँ को हम लोग क्या कहते हैं? इसे लैंगरहैंस आइसलेट भी कहते हैं या फिर पैंक्रियाटिक आइसलेट भी कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, लैंगरहैंस आइसलेट भी कहते हैं या फिर इसे पैंक्रियाटिक आइसलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो मानव भ्रूण का जो हृदय है वह अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो देखिए जेरेंटोलॉजी, ठीक है, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेरेंटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो वृद्धा होते हैं लोग ना, बूढ़े होते हैं, उनके सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, इन सभी एस्पेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बूढ़े से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, उनकी सामाजिक, उनकी मानसिक, है ना, उनकी सांस्कृतिक, जितने भी एस्पेक्ट जुड़े होते हैं एक वृद्धा से, तो उन सभी के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह अंतःस्राविक ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, ठीक है। हमारे मुंह में जो लार प्रेजेंट होती है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स
ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे स्तर के भी क्वेश्चंस थे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। एक कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।